Yes, good afternoon and welcome you all. In today's class of Taxation 1, we are going to start with our first head of income, that is income from house property. आज अपने Taxation 1 के सब्जेक्ट में हमारा पहला हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, राइट? वैसे बताओ कितना हेड्स ऑफ इनकम होता है? किसको याद है? देखते हैं कितना हेड्स ऑफ इनकम होता है। वेरी गुड कोरांगनी, यस रितिका एंड बाकी सब जन। देयर आर 5 heads of income: income from salaries, profits or gains from business profession, income from house property, income from capital gains, and income from other sources. There are 5 heads of income and इनमें से एक हेड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका कंप्यूटेशन आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, राइट? देखो, किसी भी हेड ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने उसका चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करते हैं। किसी भी हेड ऑफ इनकम को शुरू करने से पहले उसका चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करते हैं, राइट? सर, चार्जिंग सेक्शन ये क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है कि चार्जिंग सेक्शन में देर आर कंडीशंस, शर्तें हैं। देर आर कंडीशंस व्हेन अ पर्टिकुलर इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दैट हेड। मतलब चार्जिंग सेक्शन में, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चार्जिंग सेक्शन में कंडीशंस है कि कब इनकम ये वाले हेड में टैक्सेबल होगा, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा। कब कोई इनकम ये वाले हेड यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, ये चार्जिंग सेक्शन में बताया हुआ है, ठीक है? सो चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है? कंडीशंस रहते हैं। कंडीशन एज टू व्हेन अ पर्टिकुलर इनकम will be chargeable, taxable under a particular head of income। यानी अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, तो कब कोई इनकम को अपने ये वाले हेड में चार्ज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द चार्जिंग सेक्शन ऑफ दिस हेड ऑफ इनकम, ठीक है? सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला शर्त इज देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहला शर्त क्या है? देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, यानी एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग के लैंड के ऊपर बिल्डिंग है, ठीक है? लैंड के ऊपर बिल्डिंग है। सर, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। यानी कि अगर खाली लैंड हुआ, वेकेंट लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है, उसको अगर लेट आउट करेंगे, यानी कि अगर खाली लैंड, वेकेंट लैंड हुआ जिसको अपने लेट आउट करेंगे, यानी भाड़े पर चढ़ाएंगे, तो उससे जो इनकम आएगा, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होने के लिए यह जरूरी है कि लैंड के ऊपर में बिल्डिंग हो एंड उसे लेट आउट किया गया हो, ना कि वेकेंट लैंड को। अगर वेकेंट लैंड को लेट आउट करें, तो उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो क्या है? इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया? तभी जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि ये वाला इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? जैसे रेंटल इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ अ फ्लैट, यानी अगर फ्लैट
को भाड़े पर चढ़ाते हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बट अगर अपने खाली लैंड यानी वेकेट लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है उसको लेट आउट करते हैं तो उससे जो इनकम आ रहा है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आई बात समझ में? यस नो में जवाब दो प्लीज अगर समझ में आ गया है तो। यस, सब जन रिस्पॉन्ड करते रहो, बातचीत करते रहो, तब ना क्लास करवाने का मेरे को भी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं? ओके, यस, चलो सर और कोई कंडीशंस हैं? दो और कंडीशंस हैं, दो और कंडीशंस हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? The assessee must be the owner of the property. The assessee must be the owner of the property. यानी जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन हो रहा है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। द assessee must be the owner. सर अगर ओनर नहीं हुआ तो तब वहां से जो इनकम आ रहा है दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घर है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, आदर्श महाराज को, ठीक है, आदर्श महाराज को वो घर लेट आउट कर दिया यानी भाड़े पर दे दिया। घर का मालिक कौन है? मैं हूं। लैंडलॉर्ड कौन है? मैं हूं। मैंने वो घर को क्या किया, आदर्श आदर्श महाराज को लेट आउट कर दिया। तो आदर्श आदर्श महाराज उसका टेनेंट है, वो मेरे को भाड़ा देता है। तो ये जो भाड़ा मेरे को मिलता है आदर्श महाराज से दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज मैंने वो घर उसको लेट आउट किया है जिसका मैं मालिक हूं। तो अगर मैं मालिक हूं, मैं अपने घर को किसी और को लेट आउट करता हूं तो वहां से जो रेंटल इनकम आ रहा है वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बिकॉज मैं घर का मालिक हूं। ठीक है, सपोज आदर्श महाराज से मेरे को पूरे साल का 6 लाख का रेंट आता है, पूरे साल का 6 लाख का रेंट आता है, तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख का हो गया, राइट। अब आदर्श महाराज ने क्या किया, इसी घर को इसी घर को इसी घर को किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे देवांश को लेट आउट किया, देवांश को लेट आउट किया। सो आदर्श महाराज ने देवांश को ये वाला घर लेट आउट किया। इसको अपने क्या बोलते हैं, सब लेटिंग। इसको अपने क्या बोलते हैं, सब लेटिंग। सो आदर्श महाराज ने देवांश को ये घर सबलेट किया यानी भाड़े पर चढ़ा दिया। देवांश से देवांश से आदर्श महाराज को 7.5 लाख का रेंट मिलता है। ये वही घर है जिसको मैंने भाड़े पर दिया है टू आदर्श महाराज। अब आदर्श महाराज ने क्या किया, ये घर को किसी दूसरे व्यक्ति को सबलेट कर दिया, देवांश को सबलेट कर दिया। देवांश से 7.5 लाख का भाड़ा आदर्श महाराज को मिलता है। तो देवांश से जो इनकम आदर्श महाराज को रिसीव हो रहा है वो आदर्श महाराज के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आदर्श महाराज उसका ओनर नहीं है। बिकॉज आदर्श महाराज उसका ओनर नहीं है। ओनर कौन है? मैं हूं। तो मेरे को आदर्श महाराज से जो रेंटल इनकम मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बट जो रेंटल इनकम देवांश से आदर्श महाराज को मिल रहा है वो आदर्श महाराज के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज आदर्श महाराज उस घर का मालिक यानी ओनर नहीं है। तो आदर्श महाराज के लिए
ये जो इनकम है जो उसको देवांश से मिल रहा है, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो देवांश से जो रेंटल इनकम आदर्श महाराज को मिल रहा है, वो आदर्श महाराज के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होगा। तो यही इंपॉर्टेंस है चार्जिंग सेक्शन का। चार्जिंग सेक्शन को पढ़ने से, समझने से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कब कोई इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा, इस हेड में चार्जेबल होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आदर्श महाराज को देवांश से कितने का रेंट मिल रहा है सालाना, बोलो तो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करो। देवांश आदर्श महाराज को साल का कितना का रेंट दे रहा है, बताओ। अरे लिखो आंसर। किसी को नहीं बताना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों भला? कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा? 7.5 लाख का रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो देवांश से आदर्श महाराज को 7.5 लाख का रेंट मिल रहा है, और आदर्श महाराज मेरे को कितना रेंट दे रहा है? 6 लाख का। तो आदर्श महाराज के लिए नेट इनकम कितने अमाउंट का हुआ, ये तो बता दो। नेट इनकम कितने अमाउंट का हुआ? 1.5 लाख का हुआ। ये नेट इनकम 1.5 लाख का, 7.5 लाख माइनस 6 लाख, 7.5 लाख माइनस 6 लाख is taxable under the head income from other sources. Is it taxable under the head income from other sources? समझ में आ रहा है? तो हमने कितना कंडीशंस पढ़ लिया? हमने 2 कंडीशंस पढ़ लिया। पहला कंडीशन क्या है? लैंड के ऊपर में बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे लैंड। सर ऑब्वियस सा बात है, बिल्डिंग के नीचे लैंड ही तो होगा, पानी थोड़ी ना हो सकता है। सो लैंड के ऊपर में बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे लैंड, ये कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा, तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अपने इनकम को टैक्सेबल करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? एसएससी को ओनर होना चाहिए, यानी जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट किया जा रहा है वो मालिक होना चाहिए, एसएससी को ओनर होना चाहिए। यस सर, और कितने कंडीशन है? एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द एसएससी, यानी जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने कंप्यूट कर रहे हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने कंप्यूट कर रहे हैं, दैट एसएससी शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यानी एसएससी उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे टाटा स्टील लिमिटेड का प्लांट ओडिशा के एक टाउन में है। टाटा स्टील का प्लांट ओडिशा के एक टाउन में है। ठीक है, ओडिशा के एक रीजन में है। ठीक है, अब टाटा स्टील ने क्या किया? अपने वर्कर्स के सहूलियत के लिए, अपने वर्कर्स के सहूलियत के लिए प्लांट के बगल में ही उनके लिए एक घर बनवा दिया, एक स्टाफ क्वार्टर बनवा दिया, जिससे कि वर्कर्स को आने जाने में ज्यादा टाइम ना लगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, प्लांट से खुद के घर एंड घर से प्लांट जाने में वर्कर्स को काफी सफर करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें उनका काफी टाइम, एनर्जी एंड पैसा तीनों वेस्ट होता है। टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों वेस्ट होता है। तो अपने वर्कर्स के सहूलियत के लिए टाटा स्टील लिमिटेड ने प्लांट के बगल में ही वर्कर्स के लिए घर बनवा दिया,
एक स्टाफ क्वार्टर बनवा दिया। स्टाफ क्वार्टर कैसा बनवाया? सपोज एक एक फ्लैट दिया, एक एक फ्लैट बनवाया, राइट। बिल्डिंग में एक एक फ्लैट है, एक फ्लैट एक रूम का 1 BHK का, और वो घर अपने वर्कर्स को दे दिया। वो घर अपने वर्कर्स को दे दिया कि तुम लोग यहीं पर रहो, यहीं पर अपने परिवारजन के साथ रहो, और इसका भाड़ा एकदम एकदम नॉमिनल, एकदम कम अमाउंट का फिक्स किया। तो टाटा स्टील ने क्या किया, जो स्टाफ क्वार्टर है उसमें 1 BHK का फ्लैट अपने वर्कर्स को दे दिया, लेट आउट किया है भाड़े पर, लेट आउट किया है भाड़े पर, और भाड़ा एकदम कम से 1,000 रुपये महीने का है, या 3,000 रुपये महीने का, एकदम कम से कम भाड़ा चार्ज किया, एकदम कम से कम, ठीक है। ताकि वर्कर्स को भाड़ा देते वक्त, उससे भी कम है, 300 रुपीज है। कैसे पता आपको आदर्श महाराज? कैसे पता? मेरे को नहीं पता, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा था। बट अगर आप 300 रुपया बोल रहे हो तो आपने आपने कहीं पर सुना सर हो। सर बोलो। एक्चुअली टाटा स्टील डिवीजन है ना खड़गपुर में, बियरिंग्स डिवीजन। तो अच्छा, उसमें सर, उसमें क्वार्टर्स, तो मेरे डैड वहीं जॉब करते हैं, तो फिर वहाँ ओके। क्वार्टर्स ऐसे डिवाइडेड है, 300, 400 और 600 रुपीज। ओ अच्छा, सोचो सोचो, तो अपने ज्यादा ही भाड़ा बोल दिया, अपने 1,000 रुपया भी ज्यादा पड़ गया, से 300 रुपया महीने का है। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि वर्कर्स लोग को घर भी रहने को मिल गया, और उनका जो भाड़ा लग रहा था, आप खुद ही सोचो, आज वो फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री आएंगे, तो 300 रुपया से ज्यादा ही लगेगा महीने का। उससे कम पैसे में क्या हो रहा है, फैक्ट्री के बगल में ही घर मिल जा रहा है, तो उस घर से उन लोग को फैक्ट्री आने में काफी सुविधा होगा, आसानी होगा। बिकॉज फैक्ट्री में एक बस रहता है, एक बस रहता है जो स्टाफ क्वार्टर में जाता है, और वहां से वर्कर्स को लेकर फैक्ट्री पहुंचा देता है। तो मतलब वो प्लांट के अंदर ही घूमता है, वो बस इन हाउस है, प्लांट के अंदर ही घूमता है वो बस। तो वो बस स्टाफ क्वार्टर में जाता है, वर्कर्स को पिकअप करता है, और उनको फैक्ट्री में ड्रॉप कर देता है, प्लांट में ड्रॉप कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, वर्कर्स का आने जाने का टाइम, एनर्जी, पैसा, ये तीनों बच रहा है, केवल 300 रुपया महीने के पर, केवल 300 रुपया महीने पर ये तीनों चीज बच रहा है। तो टाटा स्टील ने ऐसा किया। अब टाटा स्टील को सारे वर्कर्स से ये जो 300 रुपया का रेंट रिसीव हो रहा है, से 100 वर्कर्स, से 100 वर्कर्स है, 100 वर्कर्स से ज्यादा ही होगा, बिकॉज अपने टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए अपने अज्यूम करें से 100 वर्कर्स है, 100 वर्कर्स है, तो 100 वर्कर्स से 300 रुपया महीने का हो गया। तो टोटल रेंट साल का कितना हुआ, 100 इंटू 300 इंटू 12 इज 3,60,000, 3,60,000। 100 वर्कर्स है इंटू 300 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इज इक्वल टू 3,60,000। तो टाटा स्टील को ये स्टाफ क्वार्टर से 3,60,000 का भाड़ा रिसीव होता है। अब ये जो रेंट है, ये रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये जो रेंट है ना, ये टाटा स्टील के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज द टाटा स्टील ये घर को, ये प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। समझ में आया? टाटा स्टील इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, यानी अपने वर्कर्स को उसने भाड़े पर दिया है, ताकि वर्कर्स को फैक्ट्री आने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, उनको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर आने में। तो टाटा स्टील ये प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां से जो रेंटल इनकम टाटा स्टील को मिल रहा है, वो उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया? तो चार्जिंग सेक्शन का तीसरा कंडीशन क्या है,
the assessee must not use the property for his business or profession. देखो आप हर एक हेड ऑफ इनकम में चार्जिंग सेक्शन सबसे पहले पढ़ोगे, बिकॉज किसी भी हेड ऑफ इनकम को शुरू करने से पहले, उसका कंप्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कब वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा। यानी अगर अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि कब वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए चार्जिंग सेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज अपने क्या करेंगे, उसको गलत हेड में टैक्सेबल कर देंगे। और आपको पता है 5 हेड ऑफ इनकम है, तो पांचों का अलग अलग मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है। आज जिस तरीके से अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हैं, सेम तरीके से अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंप्यूट नहीं करते। कंप्यूटेशन का मेथड पांचों हेड्स के लिए अलग अलग है। तो इस वजह से एक्यूरेसी के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला हेड भैया इसी हेड में जाएगा, इसका कंप्यूटेशन ऐसे होगा, ताकि वो किसी गलत हेड में टैक्सेबल ना हो जाए। और ये चीज सही ढंग से समझने के लिए हमें चार्जिंग सेक्शन का ज्ञान यानी नॉलेज होना चाहिए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, यानी लैंड के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे लैंड। दूसरा कंडीशन क्या है? द असेसी मस्ट बी द ओनर, यानी जिसका हाउस प्रॉपर्टी है, जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट हो रहा है, वो असेसी उसका प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? द असेसी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ये तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन का और एक मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है? एक एग्जांपल मैं दूंगा। अभी रिसेंटली मतलब 4-5 साल पहले ही चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड के साथ एक मसला हुआ था, एक केस हुआ था, ठीक है? असेसिंग ऑफिसर सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड के साथ मसला हुआ था। मसला ये था, ध्यान से सुनना, एक केस हुआ था, एक केस लॉ की कहानी सुना रहा हूँ। दो केस लॉज आपके एग्जाम सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी अपने बीच बीच में डिस्कस करने के लिए केस लॉज का सहारा लेंगे, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो। बिकॉज क्या है ना कि टैक्सेशन वो पेपर है जो कि अपने को एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, बट अदरवाइज भी ये वाले सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे हम खुद का बिजनेस करें या किसी के अंडर में जॉब करें, कुछ भी कमाई का हमारा सोर्स हो, तो हमें खुद का टैक्सेबल इनकम और टैक्स कंप्यूट करना आना चाहिए। जिस तरीके से हम टैक्स को बचा सकते हैं, वो ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जब अपने टैक्स को पढ़ रहे तो कभी कभी मैं कुछ केस लॉज आपको बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा केस लॉज सुनने से। तो चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड के केस में क्या हुआ था? चेन्नई प्रॉपर्टीज का काम क्या था? चेन्नई प्रॉपर्टीज का काम ये था कि वो प्रॉपर्टीज को खरीदता और उसको लेट आउट करता। जैसे मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, मैं एजुकेशन सर्विसेज देता हूं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। तो चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड का काम क्या था? वो प्रॉपर्टीज को खरीदता और उसको भाड़े पर देता। यही उसका मेन बिजनेस था, यही उसका मेन बिजनेस था, ठीक है? तो चेन्नई प्रॉपर्टीज ने क्या किया, प्रॉपर्टीज को भाड़े पर चढ़ाता, उससे जो भाड़ा आता, रेंटल इनकम आता, उसको पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल करता, यानी उसको बिजनेस इनकम मानता। तो चेन्नई प्रॉपर्टीज का मेन काम क्या है? ध्यान से सुनना, मेन काम क्या है? प्रॉपर्टीज को खरीदना और उसको भाड़े पर चढ़ाना। जो भाड़ा आ रहा है उसको वो बिजनेस इनकम के हेड में शो करता। चेन्नई प्रॉपर्टीज अपना कोई भी इनकम को छिपा नहीं रहे, अपना सारा इनकम को दिखा रहे, बट हेड कौन सा है? बिजनेस इनकम का हेड, ठीक है?
अब असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है, असेसिंग ऑफिसर, याद है ना असेसिंग ऑफिसर कौन है? याद करो, टैक्सेशन का पहला क्लास, इनकम टैक्स ऑफिसर का दूसरा नाम क्या है? असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, चेन्नई प्रॉपर्टीज को बोला कि तुम्हारा ये जो इनकम है ना, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होना चाहिए। अब असेसिंग ऑफिसर ऐसा क्यों चाहता है कि इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो, ना कि बिजनेस इनकम के हेड में टैक्सेबल हो, ना कि पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो? तो असेसिंग ऑफिसर ने चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड को क्या बोला कि तुम्हारा जो इनकम है वो बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल करो। अब असेसिंग ऑफिसर का ऐसा कहना क्यों था? बिकॉज जब अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हैं तो हमें सारा एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता। जब अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं तो हमें सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन मतलब समझ गया ना, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते वक्त हमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने की अनुमति नहीं है। बट जब अपने बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं तो अपने ए टू जेड सारा एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। जब अपने बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं तो बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो चेन्नई प्रॉपर्टीज इसीलिए तो वो भाड़े जो उसको मिल रहा था, वो भाड़ा जो उसको मिल रहा था वो उसको बिजनेस इनकम के हेड में शो कर रहा था, जहां पर वो अपना सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर रहा था। तो इनकम कम हो जा रहा था, टैक्सेबल इनकम कम हो जा रहा था। वही असेसिंग ऑफिसर क्या पेज लगाता है, वो ये पेज लगाता है कि नहीं भैया ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तुम सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों का अलग अलग मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते वक्त हमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए दिया नहीं जाता है, बट बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। इसलिए चेन्नई प्रॉपर्टीज क्या कर रहा था, वो जो भाड़ा उसको मिल रहा था प्रॉपर्टीज को लेट आउट करके उसको बिजनेस इनकम की तरह शो कर रहा था और अपने सारे एक्सपेंसेस का बेनिफिट या क्लेम कर रहा था, यानी सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम कर रहा था, उसको माइनस कर रहा था। बट असेसिंग ऑफिसर क्या बोला, ये हाउस प्रॉपर्टी सारे एक्सपेंसेस का बेनिफिट तेरे को नहीं दिया जाएगा। तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ, यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बीच में इशू खड़ा हो गया। ये इशू जाकर पहुंचा कोर्ट में। तो कोर्ट में जज ने क्या सुनाया, कोर्ट में जज ने ये सुनाया कि शायद असेसिंग ऑफिसर ने लॉ ठीक से पढ़ा नहीं है। शायद असेसिंग ऑफिसर ने, मतलब कोर्ट ने सीधा असेसिंग ऑफिसर को गलत ठहरा दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को गलत ठहरा दिया। कोर्ट ने क्या कहा कि शायद असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स लॉ को सही ढंग से पढ़ा नहीं है, ये वो या तो वो उसका मतलब सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, उसको सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं जज साहब, जरा हमें क्लियरली समझाए। जज ने कहा तो सुनो, आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है, देखो ये पूरे केस में ये पता चलेगा कि चार्जिंग सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हर एक हेड ऑफ इनकम के लिए जानना। तो जज ने बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है, वो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, द assessee must not use the property for his business or profession. The assessee must not use the property for his business or profession. ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन कहता है। आंसर इज यस। सीआईटी ने बोला हाँ सर ये चार्जिंग सेक्शन कहता है। तो जज ने कहा तो इसका मतलब नहीं जानते, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं कि असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्जेबल टैक्सेबल नहीं होगा। यानी असेसी अगर उस हाउस प्रॉपर्टी को अपने
बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करता है, तो वहां से जो रेंटल इनकम आ रहा है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन का थर्ड कंडीशन क्या है, द असेसी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। आज चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस में क्या हो रहा है, चेन्नई प्रॉपर्टीज का तो मेन काम, मेन बिजनेस बिजनेस ही प्रॉपर्टीज को खरीद कर उसे लेट आउट करना है। तो ये जो लेट आउट कर रहा है ये चेन्नई प्रॉपर्टीज का धंधा है, काम है, बिजनेस है। तो वो प्रॉपर्टीज को जो लेट आउट कर रहा है वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट कर रहा है। तो उससे जो रेंटल इनकम आ रहा है वो कहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, वो होगा तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ही। समझ में आया? राइट। सर इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मेन काम प्रॉपर्टी को लेट आउट करना है, जिसका मेन बिजनेस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना है, उसके लिए रेंटल इनकम इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज बिजनेस इनकम। सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरा मेरा मेन काम क्या है, मैं एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, बट मेरा एक घर है जिसको मैंने आदर्श महाराज को लेट आउट किया। ये जो मैंने लेट आउट किया ये मेरा मेन काम नहीं है। मेरा मेन काम एजुकेशन सर्विसेज देना है, बट मेरा एक घर खरीदा हुआ था एज एन इन्वेस्टमेंट, मैंने उसे लेट आउट किया आदर्श महाराज को। ठीक है, तो मेरा मेन काम लेट आउट करना नहीं है, लेट आउट में अलग से साइड में कर रहा हूं, मेरा मेन काम एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सो इन दिस केस आई एम नॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर माय बिजनेस और प्रोफेशन, तो इन दैट केस वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, बट अगर मेन काम प्रॉपर्टीज को खरीद कर उसको लेट आउट करने का है तो वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपांजना घोष का पीजी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल दीपांजना घोष का पीजी का बिजनेस है, शी रन्स पीजी, ओनली पीजी, पीजी एंड पीजी। ठीक है, तो उसका मेन काम पीजी का बिजनेस का है। उसने कलकत्ता में करीबन 10 से 15 पीजी खोल रखे हैं और वहां पर वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को मतलब कमरे रहने के लिए दिया करती है, देती है। तो उसका मेन काम है। तो पीजी बिजनेस से जो इनकम आ रहा है दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज बिजनेस इनकम। क्लियर हो गया? देखो टैक्स ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ दूंगा आपको कि भैया देखो एग्जाम में ये आता है, ऐसा आता है, ऐसा लिख कर आना है। वो बात में मजा नहीं है। टैक्स ऐसे पढ़ने में मजेदार नहीं है। टैक्स मजेदार तब है जब टैक्स का लॉ को समझे और उसको साथ में आप अप्लाई करना भी समझे। लॉ को कैसे समझना है, लॉ का कॉन्सेप्ट को समझना है, लॉ ऐसा क्यों है वो गहराई को समझना है कि लॉ ऐसा क्यों है, इससे एसएससी के लिए क्या इंपैक्ट होता है, असेसिंग ऑफिसर के लिए क्या इंपैक्ट होता है। इनकम टैक्स के लॉ को इस तरीके से अपने को समझना है, ना कि किताबी कीड़ा बन के रह जाना है कि भैया एग्जाम है तो एग्जाम के लिए बस पढ़ा दो। वैसे पढ़ाई करने में, वैसे मैं पढ़ा नहीं सकता और वैसे पढ़ाई करने में मजे नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब नोट्स को लिखोगे, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा दिया, अब उसको लिखो प्लीज। चैप्टर का हेडिंग डालो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चैप्टर का हेडिंग डालो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वन करके लिखो प्लीज, चार्जिंग सेक्शन। वन करके लिखो, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है,
ए अभी मत लिखना, ए लिखने से पहले एक लाइन लिखो, द फॉलोइंग कंडीशंस, the following conditions, the following conditions must be satisfied, the following conditions must be satisfied in order to charge, the following conditions must be satisfied in order to charge any income under the head income from house property. The following conditions must be satisfied in order to charge any income under the head income from house property. Under the head income from house property. ठीक है, डैश देकर लिखो अब, राइट। द प्रॉपर्टी, ए करके लिखना, ए करके, द प्रॉपर्टी, ए करके, द प्रॉपर्टी must consist of land and building. The property must consist of land and building. The property must consist of land and building. The property must consist of land and building. ठीक है, बी करके लिखो, लिख लिया फर्स्ट कंडीशन, प्लीज यस नो में जवाब दो। पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करो। यस, चलो 2 में लिखो, द assessee, बी में लिखेंगे, द assessee must be the owner of the property. The assessee must be the owner of the property. The assessee must be the owner of the property. The assessee must be the owner of the property. ठीक है, ओके, सी कंडीशन, ठीक है, सी कंडीशन में लिखेंगे, आपने चार्जिंग सेक्शन के आगे 1 लिखा है ना, 1, बिकॉज में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो पॉइंट नंबर 1 में चार्जिंग सेक्शन लिखाया है, 3 कंडीशंस है उसमें, ए बी सी करके। सी में लिखो, द assessee must not use, the assessee must not use the property, the assessee must not use the property for his business or profession. The assessee must not use the property for his business or profession. The assessee must not use the property for his business or profession. Clear? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब मेरे को देंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो, चार्जिंग सेक्शन का थर्ड कंडीशन क्या है, द assessee, यानी जिसके लिए अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, वो assessee must not use the property for his business or profession, जिसके लिए मैंने आपको टाटा स्टील और चेन्नई प्रॉपर्टीज लिमिटेड का एग्जांपल दिया। ठीक है, नाउ ये कंडीशन है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के बारे में सोचो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का सही जवाब देना। राइट, एग्जांपल ये है, सपोज मैं आदर्श महाराज को, दोस्त ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया है, फिर भी उसके एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। सपोज मैंने आदर्श महाराज को एक प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, एक घर लेट आउट किया है, जिसको आदर्श महाराज क्या करता है, वेयरहाउस की तरह, अपने गोडाउन की तरह यूज करता है। सो मैंने आदर्श महाराज को एक प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैं उसका ओनर हूं
एसएससी मैं हूं, ठीक है। मैंने आदर्श महाराज को ये प्रॉपर्टी लेट आउट किया है एंड आदर्श महाराज जो कि टेनेंट है वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए, यानी आदर्श महाराज खुद के बिजनेस के लिए, यानी टेनेंट खुद के बिजनेस के लिए उसको यूज करता है एज अ वेयरहाउस और गोडाउन। तो बताओ आदर्श महाराज से जो इनकम मेरे को रिसीव हो रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा या नहीं? यस या नो में जवाब दो। एब्सोल्युटली करेक्ट रितिका, नौशीन, थैंक यू सो मच। यस, वो इनका, स्नेहा वेरी गुड, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। थैंक यू सो मच देव, लव ऑल ऑफ यू। यानी मैंने जो आप लोग को कंडीशंस बताया है वो सही ढंग से आपके दिमाग में फिट हो गया है। कंडीशन क्या है? द असेसी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यानी जो असेसी है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, वो उसको अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज ना करे। बट असेसी ने जिसको लेट आउट किया है, जो टेनेंट है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। सर ये तो नॉर्मल सा केस है। अरे भैया, मेरे घर के नीचे एक प्लॉट खाली है, घर के नीचे। मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूं, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूं, मेरा ग्राउंड फ्लोर खाली है। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर में क्या किया, ग्राउंड फ्लोर को क्या किया, एक जन को लेट आउट कर दिया, उसने उधर में अपना दुकान खोल लिया। मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूं, मेरे घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो खाली है। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर को क्या किया, एक जन को भाड़े पर दे दिया, वो बंदा उधर में खुद का दुकान खोल लेता है। तो वहां से जो मेरे को भाड़ा मिलेगा वो तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा ना। मैंने, यानी एसएससी ने क्या उस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया? आंसर इज नो। तो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गए ना। टेनेंट उसको भाड़े पर, टेनेंट उसको अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर सकता है। समझ में आया? यानी उधर में दुकान खोल सकता है, उसको वेयरहाउस की तरह यूज कर सकता है, गोडाउन की तरह यूज कर सकता है। समझ में आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ गया सबको? थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। यस, आपने अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटेशन वाला पार्ट समझ रहे हैं। अभी हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन समझा, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं बेसिकली, वो समझने वाले हैं। यानी कंप्यूटेशन वाला पार्ट समझने वाले हैं। ध्यान से सुनना, एकदम मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हुआ यूं, एग्जाम्पल लेता हूं, हुआ यूं, ठीक है, हुआ यूं कि मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। इसके पास एक घर है, इसने ये घर मिस्टर बी को लेट आउट किया और मिस्टर बी इसको साल का 6 लाख रुपया का रेंट देता है। ठीक है, 6 लाख रुपया का रेंट देता है। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। हाँ, रेंट देता है। मिस्टर ए क्या बोला मिस्टर बी को, मिस्टर ए क्या बोला मिस्टर बी को, मिस्टर ए क्या बोला मिस्टर बी को, जैसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैं मिस्टर बी की जगह में रह चुका हूं, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल आपको दे पा रहा हूं। मतलब ये एग्जाम्पल रियल है, एकदम रियल, एकदम असली है। मैं मिस्टर बी की जगह रह चुका हूं। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बोला कि हमारा जो रेंट अग्रीमेंट है
हमारा जो रेंट अग्रीमेंट है उसमें हम भाड़ा 3 लाख शो करेंगे। एक बार के लिए तो मिस्टर बी खुश हो गया। अरे 6 लाख का जगह 3 लाख में मिल रहा है, क्या बात है, बंदा पगला है। ठीक है, राइट। तो कुछ बोला नहीं मिस्टर बी ने। तो मिस्टर ए मिस्टर बी का मुस्कुराहट को पकड़ लिया। मिस्टर ए मिस्टर बी की मुस्कुराहट को पकड़ लिया। बोला मिस्टर बी इतना खुश ना होए, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दे, पहले पूरी बात को सुने तब खुश हो या ना हो वो आप सोचना। पहले पूरी बात को सुने, मेरी बात को कंप्लीट होने दे। तो मिस्टर ए ने क्या बोला, अपनी बात को कंप्लीट किया कि रेंट एग्रीमेंट अपने 3 लाख का बनवाएंगे। 3 लाख का रेंट जो अग्रीमेंट में है वो आप चेक से देना, और बाकी 3 लाख का रेंट कैश में देना। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट 6 लाख की जगह 3 लाख का बनेगा। रेंट एग्रीमेंट में जो अमाउंट है उतना रेंट चेक से देना, एंड बाकी 3 लाख का रेंट कैश में देना। ठीक है, यानी जो 3 लाख का रेंट चेक से मिल रहा है वो बैंक के पासबुक में आ जाएगा। यानी जो 3 लाख का रेंट चेक से मिल रहा है वो बैंक के पासबुक में आ जाएगा, वो बैंक के पासबुक में आ जाएगा। और वही रेंट को मिस्टर ए इनकम टैक्स में शो करेगा। इनकम टैक्स में शो करेगा, और बाकी 6 लाख का रेंट जो कैश में मिल रहा है उसको कैश बॉक्स में रखेगा, यानी गद्दे के नीचे, पलंग के नीचे जो ड्रॉर है ना उसमें रख देगा। गहराई को समझे? ठीक है, तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए क्या कर रहा है, 3 लाख का रेंट ही सिर्फ इनकम टैक्स में शो कर रहा है। मिस्टर ए ने खुद का रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया। ठीक है, तो जब उसका इनकम टैक्स का रिटर्न असेस हो रहा था, असेसिंग ऑफिसर ने उसको स्क्रूटनी में पकड़ा, उसका रिटर्न स्क्रूटनी में चला गया, यानी अब उसके रिटर्न की जांच होगी। असेसिंग ऑफिसर मिस्टर ए के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करेगा, स्क्रूटनी करेगा, यानी डिटेल्स में फिगर्स का पता लगाएगा। तो असेसिंग ऑफिसर ने जब मिस्टर ए का रिटर्न ऑफ इनकम देखा तो उसमें क्या पाया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख का है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख का है, सिर्फ 3 लाख का है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, मिस्टर ए के पास जाता है। ठीक है, उसको बोलता है कि तुमने अपना इनकम 3 लाख का दिखाया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख का दिखाया है। उससे पूछता है प्रॉपर्टी कहां पर है, मुझे वहां ले चलो। असेसिंग ऑफिसर बोलता है मिस्टर ए को, प्रॉपर्टी जहां पर है मुझे वहां ले चलो, मुझे प्रॉपर्टी देखनी है, मुझे प्रॉपर्टी देखनी है।
तो ऑब्वियसली मिस्टर ए को तो असेसिंग ऑफिसर का बात मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो फंस जाएगा। तो मिस्टर ए ने असेसिंग ऑफिसर को प्रॉपर्टी दिखाने ले गया। जिस एरिया में प्रॉपर्टी था ना, मिस्टर एओ को यानी असेसिंग ऑफिसर को शक हो गया कि भैया इस एरिया में प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का रेंट 3 लाख जितना तो कम हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी का रेंट 3 लाख जितना तो कम हो नहीं सकता। राइट? समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? एक बार फिर से बहुत प्यार से यस नो में जवाब दो, तो ताकि मैं एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकूं, आगे ले जा सकूं। बहुत सुंदर देव, ऋतिका, नौशीन, यस, स्नेहा, ओके, दीपांजना। तो एओ जब प्रॉपर्टी को देखने गया तो उसने क्या देखा कि जिस एरिया में प्रॉपर्टी है उस एरिया का रेंट इतना कम तो नहीं हो सकता, इतना कम तो नहीं हो सकता, 3 लाख, बाप रे, कहीं का नहीं। तो एओ ने बोला कि 3 लाख का रेंट, ए से पूछा कि 3 लाख का रेंट इस प्रॉपर्टी का इस एरिया में, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो मिस्टर ए ने बोला सर विश्वास कीजिए, आपको करना होगा, आपको मेरी कसम, ऐसा नहीं बोला मेरी कसम, बोला आपको विश्वास करना होगा। ये लो रेंट एग्रीमेंट, ये लो रेंट एग्रीमेंट, अग्रीमेंट में भी मिस्टर ए और मेरे टेनेंट मिस्टर बी का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। तो वहां पर 3 लाख का रेंट बताया गया है, वहां पर 3 लाख का रेंट बताया गया है, लिखा हुआ है स्टैम्प पेपर में, लीगल स्टैम्प पेपर में साइन किया हम लोग दोनों ने। 3 लाख का रेंट, इससे मैं 3 लाख का रेंट लेता हूं सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ठीक है, तो एओ ने मिस्टर ए से पूछा, मान लिया 3 लाख का रेंट है, रेंट एग्रीमेंट 3 लाख का है। एओ मिस्टर ए को बोल रहा है, एओ मिस्टर ए को बोला कि मान लिया 3 लाख का रेंट है, रेंट एग्रीमेंट 3 लाख का है, बट मिस्टर ए तुम खुद सोचो, क्या इस एरिया का रेंट 3 लाख का है? 3 लाख जितना है इस प्रॉपर्टी का, इस एरिया में रेंट 3 लाख जितना होगा? मिस्टर ए ने बोला ना, नहीं होगा, ज्यादा होगा। ना, नहीं होगा, ज्यादा होगा। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए खुद का पोल खोल रहा है। ना 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 ना, मिस्टर ए बहुत चालाक है। मिस्टर ए बोलता है कि ना, इससे ज्यादा होगा, 3 लाख तो कम है। तो एओ मिस्टर ए से पूछता है, तो फिर भैया जब तुम्हें पता है इस एरिया का रेंट 3 लाख नहीं है, 3 लाख से ज्यादा है, तो तुम्हें क्या गधे ने मारा है जो तुम मिस्टर बी से 3 लाख का रेंट लेते हो? क्या तुम्हें किसी गधे ने मारा है जो तुम मिस्टर बी से 3 लाख का रेंट लेते हो? मिस्टर ए बोलता है हाँ मारा है। मिस्टर ए बोलता है हाँ मारा है। बोला क्या बात करो, गधे ने मारा है? बोला हाँ सर, मेरी शादी हो गई है और मिस्टर बी मेरा साला है। ठीक है। तो शादी ने मुझे मार डाला सर, मिस्टर बी मेरा साला है, और आप अगर शादीशुदा हो तो आप ये बात को समझते होंगे। नो ऑफेंस टू द ब्राइड साइड एंड द साला साइड, जो भी है साला साली, नो ऑफेंस। ठीक है। तो सर अगर आप शादीशुदा हो तो आप मेरी जज्बातों को समझते होंगे। ठीक है। मिस्टर तो एओ बोला अच्छा, ठीक है, ठीक है, राइट। एओ वहां से एक बार के लिए निकलता है, बिकॉज एओ के पास
मिस्टर ए के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता, कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता। एओ के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता, मिस्टर ए के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता, तो एओ वहां से एक बार के लिए चलता है। अच्छा ठीक है बोलकर निकल जाता है। ठीक है, मिलते हैं, तुमसे फिर देखा होगा, तुमसे फिर मुलाकात करेंगे, इतने आसानी से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मन में बोलकर जाता है। फिर एओ क्या करता है, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ठीक है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में किसका घर मिलता है? अच्छा, किन लोगों ने ये गाना सुना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही? किन लोगों ने ये गाना सुना है? ये बहुत पुराना गाना है, मेरे टाइम से पुराना गाना है। किसी ने नहीं सुना? ठीक है, चलो अच्छा है, नहीं सुना। तो एओ को एक घर एओ को एक घर मिलता है, ठीक है, आया रिस्पॉन्स आया, सुने हैं सर, क्या बात है स्नेहा, ठीक है। तो कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही सामने में एक घर मिला, जहां पर मिस्टर ए का प्रॉपर्टी था ना, उसके बगल में एक घर मिला। तो एओ क्या किया, वो घर के अंदर गया और अपना कार्ड वगैरह शो किया कि मैं सरकारी ऑफिसर हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं, जो भी अपना आईडी कार्ड शो किया ताकि घर में उसे घुसने दिया जाए। तो वो घर में घुसा और वहां के रहने वाले लोगों से पूछताछ की कि भैया ये घर आपका है या आपने भाड़े पर लिया है? तो वहां पर लोग बोले, वहां पर जो मतलब जो रह रहे थे, वहां पर जो रह रहे थे वे लोग बोले कि ये घर हमने भाड़े पर लिया है, ये घर अपने भाड़े पर लिया है, ठीक है। तो एओ पूछता है कितना भाड़ा देते हो? बोलता है साल का 6 लाख। साल का 6 लाख देते हैं, ठीक है, साल का 6 लाख देते हैं। तो साल का 6 लाख देते हो? बोले हाँ साल का 6 लाख देते हैं। बोला अच्छा ठीक है, साल का 6 लाख देते हो। तो एओ का माथा ठनका। क्या ठनका? कि मिस्टर ए का जो प्रॉपर्टी है ना, वो भी कहीं ना कहीं 6 लाख में चढ़ाया गया है। रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, पैसों का लेन देन अपनी जगह होता है। साला है बोलकर टोपी पहना दिया, साला है बोलकर टोपी पहना दिया कि रेंट कम लेता है। अरे भैया साला है तो जीजा को ज्यादा रेंट देगा ना, कम रेंट कैसे देगा, है कि नहीं? ठीक है, तो एयू का माथा ठनका और उसने सोचा, उसने समझ गया, वो समझ गया इस बात को कि भैया 6 लाख जो इस एरिया में प्रॉपर्टी का भाड़ा है, उसके जगह मिस्टर बी से भले ही उसका साला हो या ना हो, 3 लाख रेंट कैसे ले सकता है? ठीक है, तो वो एरिया का रेंट पता करता है, वो एरिया का रेंट पता करता है। एरिया का जो रेंट है उसे अपने क्या बोलेंगे? फेयर रेंट। एरिया का जो रेंट है उसे अपने क्या बोलेंगे? फेयर रेंट बोलेंगे। एरिया का जो रेंट है उसे अपने क्या बोलेंगे? फेयर रेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एओ के मन में ये बात आ गई थी कि 3 लाख इज नॉट द करेक्ट फिगर। कुछ अमाउंट ऑफ रेंट मिस्टर ए मिस्टर बी से ब्लैक मनी में ले रहा है, यानी कैश में ले रहा है। इनकम टैक्स में रेंट को कम दिखाने के लिए वो ये काम कर रहा है। दिस इज इवेजन ऑफ इनकम टैक्स, जो कि एक कानूनी अपराध है। बट एओ के पास उस वक्त कोई सबूत नहीं था। अब
धीरे धीरे वो सबूत इकट्ठा कर रहा है। पहला सबूत मिल गया। पहला सबूत क्या था? मिस्टर ए के प्रॉपर्टी के ठीक बगल में दूसरा प्रॉपर्टी का भाड़ा 6 लाख का है। मिस्टर ए के प्रॉपर्टी का भाड़ा भी 6 लाख का होना चाहिए साल का। तो फेयर रेंट ये पता कर लिया, ये एक सबूत इकट्ठा हो गया। वहां से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सामने था म्युनिसिपल अथॉरिटी का ऑफिस। अचानक से उसे देखा म्युनिसिपल अथॉरिटी का ऑफिस। ठीक है, तो वो देखता, अरे हाँ, ये इस एरिया का जो म्युनिसिपैलिटी है वहां पर तो प्रॉपर्टी का वैल्यूज लिखा हुआ रहता है। ये तो सरकारी ऑफिस है, ये तो सरकारी ऑफिस है, और हर एक म्युनिसिपैलिटी का अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस एरिया का ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पता करते हैं कि घर का वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू यानी साल का रेंट कितना होता है इस प्रॉपर्टी का, जो इस म्युनिसिपैलिटी में है। जो इस म्युनिसिपैलिटी में है उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होता है, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी से पता करते हैं। इसको अपने क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंट। गया, अंदर गया, अंदर जाकर पता करता है, अंदर जाकर पता करता है कि ये ए है ना, इसका लोकेशन बताता है कि वो जगह का मेरे को प्रॉपर्टी का वैल्यू बताए, यानी रेंट बताए कितना हो सकता है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज के हिसाब से 7 लाख है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज से 7 लाख का है। तो अब एज असेसिंग ऑफिसर, एज असेसिंग ऑफिसर आप खुद एज असेसिंग ऑफिसर बन के सोचो, आप खुद एज असेसिंग ऑफिसर बन के सोचो, आपके मन में क्या डाउट आएगा कि अगर प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू ही 7 लाख का है तो ए भला 7 लाख से कम कैसे ले सकता है? आएगा कि नहीं आएगा? अगर ए समझदार है, अगर ए समझदार है, इंसेन नहीं है, पागल नहीं है, तो वो 7 लाख के नीचे रेंट नहीं ले सकता। यानी ए के प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब समझ गया ना, द रेंट विच यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब द रेंट विच यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कितना रेंट मिलने का उम्मीद है, इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे तो कितना रेंट हाथ में आ सकता है, वो एक्सपेक्टेड रेंट। यानी उसने अपने मन में क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि एक प्रॉपर्टी का रेंट 7 लाख है, दिस इज एक्सपेक्टेड रेंट। अरे भैया वो तो असेसिंग ऑफिसर है, तो असेसिंग ऑफिसर बन के सोचेगा विच एवर इज हायर लेगा ना, ताकि ज्यादा इनकम निकाल पाए, ज्यादा इनकम टैक्स आए और उसका कमीशन बढ़े, है कि नहीं, उसका रेम्यूनरेशन बढ़े। तो एज एन असेसिंग ऑफिसर बन के सोचो, वो क्या कर रहा है, मिस्टर ए के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। 2 सबूत इकट्ठा किया उसने। फेयर रेंट, फेयर रेंट यानी मार्केट का रेंट 6 लाख, यानी जिस एरिया में ए का प्रॉपर्टी है उस एरिया में दूसरे प्रॉपर्टी का रेंट 6 लाख है, मार्केट का रेंट। देन दूसरा सबूत क्या इकट्ठा किया, म्युनिसिपल अथॉरिटीज में जाकर पता किया, यानी जिस म्युनिसिपैलिटी में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाकर रेंट का पता किया 7 लाख। अब इन दो में से कौन सा सबूत पेश करेगा वो ए के खिलाफ? इन दो में से कौन सा सबूत पेश करेगा ए के खिलाफ, ए या बी? बोलो सर, जो सबसे हायर होगा।
जो सबसे हायर होगा वही वो सबूत पेश करेगा ना। अरे बंदा बंदा चालाक है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कौन सा सबूत पेश करेगा? जो सबसे ज्यादा हायर वैल्यू का रहेगा। ए या बी? इट इज बी, म्युनिसिपल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। यानी कि सपोज अगर बाय चांस फेयर रेंट 8 लाख रुपए का होता, फेयर रेंट 8 लाख रुपए का होता, तो एओ कौन सा सबूत पेश करता? 8 लाख वाला। जो भी हायर है वही वो पेश करेगा ना। सबको ये बात क्लियर है? यस नो में जवाब दो। ये बात क्लियर है? कौन सी बात? एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट। यानी एओ 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 असेसिंग ऑफिसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट पता करता है। और एक्सपेक्टेड रेंट में कौन सा रेंट बताता है? जो हायर है। एक्सपेक्टेड रेंट में कौन सा रेंट बताता है? जो हायर है। आप असेसिंग ऑफिसर होते तो आप ऐसा नहीं करते। आप वही सबूत देते ना जो आपको ज्यादा कमाई दे। तो एज एन असेसिंग ऑफिसर वो वही सबूत पेश करेगा जो उसको ज्यादा कमाई देगा। तो हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। अब वो क्या करेगा? मिस्टर ए के पास जाएगा। मिस्टर ए के पास गया, एकदम केसरिया मक्खन मलाई मार का चाय पिया। केसरिया मक्खन चाय, मलाई चाय। चाय पिया, गरम गरम तिवारी का समोसा, क्या फ्रेश हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। फ्रेश होकर मिस्टर ए के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर ए, 3 लाख? क्या कहा था तुमने? तुम्हारा साला है और तुम इसके जीजा हो। ये सुंदर लाल है और तुम जेठालाल हो। और हम कौन है? नट्टू काका। क्या समझे? 3 लाख? बेवकूफ समझा है? बेवकूफ समझा है हमें? बगल का प्रॉपर्टी का रेंट पता करके आया हूं। बताया नहीं, बताया नहीं। ठीक है, बगल का प्रॉपर्टी रेंट पता बोला, खाली बगल का प्रॉपर्टी का रेंट पता करके आया है, पर बताया नहीं। ठीक है, पर बताया नहीं। फिर बोलता है म्युनिसिपल अथॉरिटीज भी गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस भी गया था। 7 लाख का रेंट बोला है। 7 लाख का रेंट बोला है। तो तुम्हारे इस प्रॉपर्टी से 7 लाख का रेंट तो आना चाहिए। तुम कैसे 7 लाख से कम रेंट पे कर रहे हो? सबूत है, लिखित रूप में दिखाया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जाकर लिख कर लिखवाया था। लिखा हुआ सबूत है। और पॉकेट में फेयर रेंट का भी लिखा हुआ सबूत है। बगल के प्रॉपर्टी में जो लोग रह रहे थे उनसे लिखाया उनका रेंट का अग्रीमेंट का कॉपी उसके पास है। बगल के प्रॉपर्टी का जो जो लोग रह रहे थे उनका रेंट का कॉपी खुद के पास रख के रखा, बट पॉकेट में रख के रखा। वो नहीं दिखा बिकॉज उसमें 6 लाख था। दिखाया क्या? म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने जो रेंट का अमाउंट बताया, म्युनिसिपल रेंट, वो दिखाया। वो पर्ची खोल कर दिया उसने कि देखो 7 लाख है। अब एक है तो पसीने छूट गए। अरे भैया वो क्या सोचा, इससे अच्छा तो मैं 6 लाख की रेंट दिखा देता। ये तो 7 लाख का बिल फाड़ रहा है। अगले के पास सबूत है। अब ज्यादा एओ से वो मुंह भी नहीं लग सकता। मिस्टर ए एओ से ज्यादा मुंह भी नहीं लग सकता, ज्यादा झगड़ा भी नहीं कर सकता, इनकम टैक्स ऑफिसर है। ठीक है, एओ ए के पसीने छूट गए कि तो 7 लाख का बिल फाड़ रहा है। बाप रे बाप, सबूत अगले के पास। क्या करे क्या करे क्या करे, क्या करे क्या करे क्या करे। शाम हो गई थी।
उसने बोला एओ से, सर कानून भी हर कानून इनफैक्ट मुजरिम को अपनी बेगुनाही सबूत करने का मौका देता है। देता है कि नहीं देता है? हर कानून इस बात का इजाजत देता है कि नहीं देता है? देता है सर। हर एक कानून मुजरिम को अपनी बेगुनाही सबूत करने का एक मौका जरूर देता है। सर आप कानून हैं, आपके आगे सर झुकाता हूं, बट अपनी बेगुनाही के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें एक मौका जरूर दें। असेसिंग ऑफिसर ने बोला चलो ठीक है। सर असेसिंग ऑफिसर मान गया। हाँ मान गया, बिकॉज उसके पास दो दो सबूत है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों है, तो वो मान गया कि आज नहीं तो कल वो भागकर जाएगा कहां, है कि नहीं? तो उसने बोला अच्छा ठीक है, कल दोपहर तक का टाइम है तुम्हारे पास। तो ए ने उससे दोपहर तक का टाइम लिया और वहां से असेसिंग ऑफिसर निकल गया। अब ये एकदम पागल, अब मिस्टर ए एकदम पागल हो गया था, घबरा रहा था, नर्वस हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, नर्वस हो गया एकदम। ठीक है, नर्वस हुआ। चलो चलो घर चलते हैं, घर में बैठकर कुछ सोचते हैं। मिस्टर ए अपने घर गया, घर में पहुंचा, बीवी से चाय मांगा, बोले गरम चाय बना दो, आज माथा काफी पकड़ा हुआ है। बताया नहीं कि उसका कुछ हो गया है, ठीक है, बताया नहीं अपना हाल। बीवी टेंशन में आ जाएगी, टेंशन में क्या है कि पीट देगी उसको। ठीक है। तो बीवी को बताया नहीं, चाय मांगा, और फिर वो चाय पीते पीते, मतलब अचानक से ही अपने लड़के के कमरे में गया। लड़का कर रहा था सीएस की पढ़ाई, लड़का कर रहा था सीएस की पढ़ाई, लड़का कर रहा था सीएस की पढ़ाई। और सीएस में क्या होता है? ये एक्ट वो एक्ट है ना तेना एक्ट, बाप रे, दुनिया भर का लॉ है, दुनिया भर का लॉ है। ऐसे अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? बेटा ने क्या जवाब दिया? पापा मैं रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहा हूं। उसने एक गर्म चाय की चुस्की और ली। बात में मजा आ रहा है आप लोग को भी, मिस्टर ए को भी, ठीक है ना? समझ जा रहा हूं मैं। तो बेटा क्या बोला कि पापा मैं रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मिस्टर ए ने बेटा जी से पूछा कि बेटा ये रेंट कंट्रोल एक्ट होता क्या है, हमें भी तो बताओ, हम भी तो कुछ समझे कि रेंट कंट्रोल एक्ट होता क्या है। तो बेटे ने बोला कि सर, पापा, हर सरकार, हर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में प्रॉपर्टीज के रेंट को, प्रॉपर्टीज के रेंट में नियंत्रण, कंट्रोल, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य सरकार अपने राज्य में, अपने स्टेट में प्रॉपर्टीज के रेंट को नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए एरिया वाइज हर एक प्रॉपर्टी का रेंट बता दिया रहता है, फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि इस प्रॉपर्टी, इस एरिया का रेंट, इस एरिया में जो प्रॉपर्टी होगा उसका रेंट इतना होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट ने रेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया है रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है रेंट
कंट्रोल एक्ट। सर आप चुप हो गए, ये मैं नहीं चुप हुआ, मिस्टर ए चुप हो गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, हाँ, राहत भरी सांस ली। बेटा से पूछा, बेटा आपको तो पता है मेरा भी, आपको तो पता है मिस्टर बी आपके मामा जी, मिस्टर बी आपके मामा जी, आपके मामा जी को मैंने वो उस एरिया में प्रॉपर्टी भाड़े पर देकर रखा हुआ है, तो उस एरिया का मेरे को रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रेंट बता सकते हो? रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रेंट बता सकते हो? बोला हाँ पापा जरूर बता सकते हैं। कितना है बताओ? तो बोला पापा 6.5 लाख है। बोला पापा 6.5 लाख। और पापा, पापा ये जो 6.5 लाख है ना, इसे हम कानूनी तौर पर स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। बेटा ऐसा नाम क्यों स्टैंडर्ड रेंट? पापा बिकॉज ये रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो दिस इज स्टैंडर्ड रेंट। ये रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो इसीलिए इसे स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड रेंट। कानून है पापा, ये कानून। पापा ने बेटा को क्या बोला कि बेटा एक बार ये किताब मेरे को कल दोपहर तक देना। बोला हाँ पापा लो ना, मैं दूसरा एक्ट पढ़ लूंगा, आप ले जाओ इसे। तो बेटे ने पापा को ये रेंट कंट्रोल एक्ट का किताब पापा को दे दिया कल दोपहर तक। अगला दिन आया, अ फ्रेश मॉर्निंग, अ फ्रेश डे। मिस्टर ए ये रेंट कंट्रोल एक्ट का किताब लेकर असेसिंग ऑफिसर के दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर भी देखकर अचंभित हो जाता है कि बकरा खुद चला आया। आज सूरज कहां से उगा भैया कि बकरा खुद चला आया? उसे क्या पता कि बकरा क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जब मिस्टर ए असेसिंग ऑफिसर से मिला, उसने कहा देखिए, ये बुक शो किया, देखिए ये क्या है, इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट लिखा हुआ है। बोला हाँ लिखा हुआ है। बोला आपने कानून तो पढ़ी होगी तभी आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो। हाँ मैंने कानून तो पढ़ी है। फिर पन्ना खोलता है, दिखाता है कि देखो, जिस एरिया में मेरा प्रॉपर्टी है ना, जिस एरिया में मेरा प्रॉपर्टी है, जिस एरिया में मेरा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का रेंट स्टेट गवर्नमेंट ने 6.5 लाख का फिक्स किया है। ये रेंट कंट्रोल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जिस एरिया में मेरा प्रॉपर्टी है उसका 6.5 लाख का रेंट फिक्स किया है, और ये रेंट को अपने स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। अब आप बताइए मेरे को, मिस्टर ए एओ से पूछता, अब आप बताइए मेरे को, अब आप बताइए मेरे को, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो सरकार द्वारा फिक्स किया गया रेंट से ऊपर जा सकता है क्या? ऊपर आप सरकार से ऊपर हो सकते हो? आप हो सरकारी ऑफिसर, मान लिया, बट क्या आप सरकार से ऊपर जा सकते हो? क्या आप सरकार से ऊपर हो? आपने जो एक्सपेक्टेड रेंट फिक्स किया है 7 लाख का, क्या ये स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर हो सकता है? आंसर इज यस या नो में जवाब दो। आंसर इज नो। असेसिंग ऑफिसर भी पीछे हट गया, पहले बाप रे बाप, इनमें की का आत्मा आ गया है, जो सिया गया पूरा। पर बंदे की बात में दम था, बंदे की बात में दम था।
बंदे की बात में दम था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने भी उसके बात को स्वीकारा, बिकॉज सरकार से ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो एक्सपेक्टेड रेंट इज एक्सपेक्टेड रेंट which is higher, expected rent which is higher of fair rent or municipal rent cannot exceed the standard rent. Expected rent है क्या? Fair, higher of fair rent or municipal rent, but it cannot exceed standard rent. एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए अपने फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर होगा उसे लेंगे, लेने के बाद उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा हुआ तो ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही एक्सपेक्टेड रेंट है। बट अगर स्टैंडर्ड रेंट कम हो गया देन स्टैंडर्ड रेंट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ या ना? ठीक है, राइट। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट बताओगे। ये है एग्जाम, लिखना नहीं है बेटा, लिखने के लिए मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा, कंसेप्ट बिल्डर्स भी दूंगा, बहुत कुछ देने वाला हूं आपको क्लास में। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो केस आपके सामने रख रहा हूं, खुले दिल के साथ वो केस लॉज में अपना योगदान दे, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फेयर रेंट, ₹4 लाख। म्युनिसिपल रेंट 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 4.5 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल 1, हाँ, फेयर रेंट 4 लाख, म्युनिसिपल रेंट 5 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना? पहले इन दो को कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कितना? दोनों में से जो हायर है वो, यानी 5 लाख, यानी 5 लाख। फिर 5 लाख को किससे कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। इट शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 4,50,000। अपना जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड कर रहा है, तो स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, फेयर रेंट 4 लाख, म्युनिसिपल रेंट 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, यानी 5 लाख। बट फिर उसको अपने को एक स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। इज इट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट? इज इट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट? आंसर इज नो, इट इज नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 5 लाख। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन में सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। प्रोसेस को सुनो, प्रोसेस को सुनो। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, बट इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, यानी एक्चुअली जो मिस्टर ए बी से ले रहा है, एक्चुअली जो मिस्टर ए बी से ले रहा है, एक्चुअली जो ए मिस्टर बी से ले रहा है, दैट इज एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना था बोलो?
एक्चुअल रेंट वाज 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, तो अपने को क्या लेना है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इनकम टैक्स में अगर आप एक्चुअल रेंट को कम दिखा रहे हो तो एक्सपेक्टेड रेंट को पकड़ेगा, जो हायर है उसको पकड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट को ही रेंट माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट को लिया जाएगा। बट अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा दिखा रहे हो, एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन इनकम टैक्स बोलेगा क्या बात है, शाबाश, यू आर मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट द एक्सपेक्टेड, व्हाई नॉट द एक्चुअल रेंट बी मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंट। इनकम टैक्स बोलेगा वाह शाबाश क्या बात है, why not the actual rent be more than the expected rent, the actual rent will be taken। समझ में आया? तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हुआ तब एक्सपेक्टेड रेंट को लेंगे, एक्चुअल रेंट ज्यादा हुआ तो एक्चुअल रेंट को लेंगे। इनकम टैक्स बोल रहा है चिद भी मेरा है पट भी मेरा है, अरे भैया हमारा इनकम टैक्स बढ़ा दो, तो हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हुआ तो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट ज्यादा हुआ तो एक्चुअल रेंट। ठीक है, ये जो हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट है ना, ये जो हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट इज GAV। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन में सबसे पहले सर्वोत्तम अपने क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है, सर पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालो और एक्चुअल रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा होगा वो अपने लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, बट इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। बताओ मेरे को पहला डिस्कशन कंप्यूटेशन वाले पार्ट का क्लियर हुआ? यस या नो में सबके तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे को खुश करो प्लीज। यस या नो में जवाब दो। रितिका को क्लियर है, बाकी सब जन बताओ प्लीज, पार्टिसिपेट करो। देव, नेक्स्ट स्नेहा, दीपांजना, यस प्लीज रिस्पॉन्स करो, क्लियर, ओके। एंड नौशीन बेटा, चलो ओके। अब अपने क्या करेंगे, ये वाले डिस्कशन को लिखेंगे, ये वाले डिस्कशन को लिखेंगे। हाँ लिखो, 2 करके लिखो। 1 में क्या लिखा, चार्जिंग सेक्शन। 1 में क्या लिखा, चार्जिंग सेक्शन। जहां पर चार्जिंग सेक्शन खत्म हुआ है उसके नीचे एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, 1 या 2 लाइन का जगह छोड़ेंगे ताकि नीटनेस रहे लिखाई में, राइटअप में नीटनेस रहे, इसलिए 2 लाइन का जगह छोड़ेंगे, 1 लाइन का जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ब्रैकेट में GAV। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे GAV। मैं पूरा एग्जांपल्स लूंगा और एग्जांपल्स बाकी है। इज हायर ऑफ ए, इज हायर ऑफ ए एक्सपेक्टेड रेंट, हायर को अंडरलाइन करोगे, हायर को अंडरलाइन करो, इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, और बी एक्चुअल रेंट। सो GAV इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। पहले एक्सपेक्टेड रेंट को का पता करो, एक्चुअल रेंट का पता करो, दोनों में से जो हायर है वही अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। सो GAV इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे लिखोगे वेयर, एक लाइन नीचे लिखना प्लीज, वेयर, वेयर, वेयर कॉमा दो,
वेयर कॉमा दो, उसके नेक्स्ट लाइन में आओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करो, जिद्दी मत करना, अपना बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। वेयर कॉमा उसके नेक्स्ट लाइन में आओ, वेयर expected rent is higher of parent or municipal rent, comma, but it cannot exceed standard rent. Expected rent is higher of fair rent or municipal rent, but it cannot exceed standard rent. Expected rent is higher of fair rent or municipal rent, but it cannot exceed standard rent. लिखा? लिख लिया? yes no में जवाब दो प्लीज। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 लिखो, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4, हाउस प्रॉपर्टी 5, हाउस प्रॉपर्टी 6, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4, हाउस प्रॉपर्टी 5, हाउस प्रॉपर्टी 6, HP। हाँ ठीक है, लिखो मुनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एंड एक्चुअल रेंट। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, 50, 55, 60, 75, 70, 80, 52, 57, 68, 80, 65, 78, 58, 54, 50, 65, 63, 95, 60, 56, 54, 68, 80, 68। ये पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सब जन चैट बॉक्स में यस नो बोलेंगे, तो आगे अपने इस एग्जाम्पल को फिर डिस्कस करेंगे। कॉपी जब हो जाए यस नो सबको बोलना है। हो गया कॉपी? देव का हो गया, देव का हो गया, बाकी सब जन, रितिका का हो गया, यस, दीपांजना का हो गया। चलो अब चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है, एकदम बरसात हो जाना चाहिए चैट बॉक्स में आंसर्स का, ठीक है, बरसात कर दो। हाँ
हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 1, म्युनिसिपल रेंट 50, फेयर रेंट 52, दोनों में से हायर? फटाफट बताओ, मैं जो पूछ रहा खाली वो बताओ, अपना आंसर मत करो। फिगर बताओ भाई, फेयर रेंट, ओके, फिगर बताओ, फिगर। 50 52 में से हाईएस्ट कौन है? 52, 52, 52। इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट? यस या नो में जवाब दो। इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट? नो, नो इट इज नॉट एक्सीडिंग। तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 52, ठीक है, 52, राइट। आप लोग भी नीचे में लिखो, जितना मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं उतना ही लिखेंगे। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी 1 के कॉलम के नीचे में एक्सपेक्टेड रेंट लिखो, जहां पर एक्चुअल रेंट का रो है उसके नीचे एक्सपेक्टेड रेंट का रो बनाओ, और हाउस प्रॉपर्टी 1 के कॉलम में 52 लिखो। देन फटाफट आंसर आना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी 2, म्युनिसिपल रेंट 55, फेयर रेंट 57, दोनों में से कौन हायर है? 57, 57। इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट? यस या नो? यस, यस। देन स्टैंडर्ड रेंट विल बी दी एक्सपेक्टेड रेंट, यानी एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? 54, 54, ठीक है, 54। हाउस प्रॉपर्टी 3, म्युनिसिपल रेंट 60, फेयर रेंट 68, दोनों में से हायर? फटाफट आंसर आना चाहिए एकदम। 68, इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट 50? आंसर इज यस। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? 50, 60 कौन लिख रहा है? कौन है वो बदमाश जो क्लास को गुमराह कर रहा है और 60 लिख रहा है? सर भूल से लिख दिए, ठीक है, 50 होगा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी 4, 75, 80 में से हायर कौन है? 80 हायर है। इज इट एक्सीडिंग 65? यस या नो? यस इट इज एक्सीडिंग 65। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? 65। हाउस प्रॉपर्टी 5, 70 और 65 में से हाईएस्ट कौन है? 70। इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट? 63। यस, सो expected rent will be 63. हाउस प्रॉपर्टी 6, 80 और 78 में से हाईएस्ट कौन है? 80 और 78 में से हाईएस्ट कौन है? 80। इज इट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट? आंसर इज नो। तो 80 will be the expected rent. 80 will be the expected rent. 80 will be the expected rent. क्लियर? तो एक्सपेक्टेड रेंट पहले निकाल लिए, उसके बाद एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है, और दोनों में से जो हायर है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर है वही जीएवी है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 का जीएवी बताओ। हाउस प्रॉपर्टी 1 का जीएवी बताओ, बताओ। 60। 2 का जीएवी बताओ, बोलो। 56। सर बता रहे, शांति रखिए। हाउस प्रॉपर्टी 3, 54। हाउस प्रॉपर्टी 4, 68। हाउस प्रॉपर्टी 5, 80। हाउस प्रॉपर्टी 6, 80। क्लियर? चलो, एक्सपेक्टेड रेंट और जीएवी लिख लो। एक्सपेक्टेड रेंट और जीएवी लिख लो। एक्सपेक्टेड रेंट और जीएवी लिख लो। लिखने पर यस बोलना। यस लिख लिया। अब ऑनेस्टली मेरे को ये बताओ, हमारा जो समझ लो ऑफिशियली जो पहला
मेन कोर्स चैप्टर का डिस्कशन था, वो कैसा लगा? समझ में आया? हाँ या ना? मेन सिलेबस का पहले चैप्टर का डिस्कशन, पहला क्लास कैसा लगा? Was it good? Yes or no में जवाब दो प्लीज। यस, ठीक है, चलो। इट वॉज इंटरेस्टिंग ना? तो इसी इंटरेस्ट के साथ अपने टैक्सेशन 1 को पढ़ेंगे, CMA 2 को भी पढ़ेंगे इसी इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म के साथ। राइट, हर क्लास मान लो एक एंटरटेनमेंट शो रहेगा जिसमें सिर्फ मजे ही मजे होंगे, मजे के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ मजा भी होगा, यही अनूप क्लासेस का मेन मोटिव है। राइट, ओके, चलो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये वाले डिस्कशन को अपने नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आज जो भी डिस्कस किया है उसको रिवाइज जरूर करके आना। मेन में एक ही चीज डिस्कस किया, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसको रिवाइज करके आना। ये एग्जाम्पल को एक बार गो थ्रू करके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। ठीक है, राइट, जस्ट वेट बैक, आई हैव सम अनाउंसमेंट टू मेक। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय बाय।